Hello everyone, welcome back to Lakshya Academy. This is Indian Polity class. आप लोगों को पता है कि हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं पार्ट्स और शेड्यूल्स, और आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं भाग 1 या पार्ट फर्स्ट, इसका टाइटल क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से क्या संबंध है? इससे हमारे आर्टिकल क्या क्या आते हैं? तो इसका आर्टिकल आता है 1 to लेकर 4। 1 से लेकर 4 तक के बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं इसके बीच में आते हैं। फर्स्ट आर्टिकल की हम बात करें कि आर्टिकल फर्स्ट या अनुच्छेद फर्स्ट। मैं आर्टिकल पहले की अगर बात करूं तो आर्टिकल पहला क्या है? क्या है आपका आर्टिकल फर्स्ट? तो आर्टिकल फर्स्ट या अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स या भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 के तहत ही भारत को आधिकारिक 2 नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं आपके भारत देश को? एक तो पहला है भारत, पहला आधिकारिक नाम, और एक आधिकारिक नाम दिया गया है ऑफिशियल नेम इंडिया। अब हम बात करते हैं कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो संघ आखिर होता क्या है? भारत की जो संविधान एक संघात्मक या फेडरल है। संघात्मक का मतलब होता है कि संघ से हम जैसे जानते हैं कि एक होता है संघीय सरकार और उसके ही नीचे क्या होती है? प्रांतीय सरकार, जिसे हम जानते हैं राज्य के नाम से। तो भारत का जो संविधान है वो संघात्मक है। संघात्मक मतलब होता है फेडरल। फेडरल संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संघ का राज्य के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल बना होना। अब आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। तो संघ की परिभाषा क्या है? आखिर संघ या यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन की परिभाषा प्रारूप समिति के अनुसार स्पष्ट 2 रूप से बताई गई है। प्रारूप समिति, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। और प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर्स या 7 सदस्य हुआ करते थे। तो प्रारूप समिति के द्वारा संघ की परिभाषा बताई गई है। 2 स्पष्ट रूप से बताई गई है इसकी परिभाषा। पहला, इसका एक पहला अर्थ बताया है कि संघ जो होता है, इस पर भारत एक संघ है। किसका? राज्यों का संघ है, और राज्यों पर किसी भी प्रकार से अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। तो पहली परिभाषा तो ये हो जाएगी कि भारत जो है, भारत, इस पर राज्यों का किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध नहीं है। अनुबंध या किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से नहीं जोड़ा गया है। और दूसरी अगर हम बात की जाए कि भारत में जो राज्य हैं, भारत में जितने भी राज्य हैं उन्हें भारत से अलग नहीं किया जा सकता है, या फिर वह राज्य भारत से स्वयं को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकते हैं। ये 2 तरीके से राज्य की संघ की परिभाषा प्रारूप समिति के द्वारा दी गई थी। भारत में जो राज्य है, राज्यों का संघ, आप हम जानते हैं कि भारत में जो राज्य है आर्टिकल 1.2 के अनुसार अगर बताइए, 1.1 ले लेते हैं इसे, तो अनुसूची 1 में ये प्रविष्ट किया गया है कि जो राज्यों का संघ है या राज्यों के नाम है, राज्यों के जो क्षेत्र हैं, वो किस में आएंगे? आपके अनुसूची 1 के तहत आते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 में ही, अनुच्छेद 1 के तहत 3 वाले पार्ट की। तो तीसरा भाग जो कहता है कि इसके तहत जो राज्य आएंगे उनके क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सकता है। उनके जितने भी राज्य आएंगे उनके क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सकता है। संघ जो है यूनियन, वो बेसिकली 3 जगह से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका संघ क्षेत्र, यूनियन स्टेट, संघ क्षेत्र, यूनियन एरिया। अगला होता है आपका राज्य क्षेत्र, जिसमें आपके राज्य आ जाते हैं पूरे, और इसी में जुड़ा हुआ होता है आपका संघ शासित क्षेत्र, या जिसे आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश के नाम से, संघ शासित क्षेत्र। यदि हम प्रेजेंट की बात करें कि इसमें प्रेजेंट में कितने हैं, तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें वर्तमान में, हमारे पास जैसे आपको पता है 28 राज्य और
कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज या यूटीज हमारे पास प्रेजेंट में हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल सेकेंड की। आर्टिकल फर्स्ट जो है, इससे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, भारत, हमारे देश का जो नाम है भारत और इंडिया, ये आधिकारिक नाम औपचारिक रूप से कहां से प्राप्त हुआ है हमें? बाय द आर्टिकल फर्स्ट। आर्टिकल सेकेंड, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 के तहत भारत में किसी भी अन्य राज्यों का प्रवेश की अनुमति या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नवीन राज्यों की स्थापना या फिर कोई राज्य है जो इसमें शामिल होना चाहता है, इसका प्रावधान आर्टिकल 2 में किया गया है। इसे भारत का हिस्सा माना जाएगा और उसके तहत इसे एक नवीन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। आर्टिकल 2, इसकी अगर हम बात करें अगर एग्जाम्पल की, तो 35वां संविधान संशोधन, जैसे आपको पता होगा 35वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1974। किससे रिलेटेड है? तो इस सिक्किम, हमारा एक स्टेट है सिक्किम भारत के कौन से क्षेत्र पर आता है? तो ये आपको याद रखना है, सिक्किम भारत के ये वाला क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, और ये वाला जो राज्य है ऊपर जो बना हुआ है, इसे नाम दिया गया है सिक्किम। तो 35वें संविधान संशोधन सन 1974 के तहत सिक्किम को एक सहायक राज्य का दर्जा दिया गया था, एसोसिएट स्टेट, सहायक राज्य का दर्जा प्राप्त दिया गया था। और इसी के एक साल के बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन जो कि आपका 1975 में हुआ था। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, सिक्किम को एक आधिकारिक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, जो कि आपके आर्टिकल सेकेंड में बताया गया है कि नवीन राज्य या उनकी स्थापना करने का प्रावधान आर्टिकल सेकेंड में दिया हुआ है। उसी तरीके से 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य घोषित किया गया था। अभी रिसेंट की अगर बात की जाए तो 2 जून सन 2014 कौन सा राज्य अलग हुआ है? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था। जो हमारा नवीनतम राज्य अगर बात की जाए कि अगर न्यूएस्ट स्टेट अभी तक भारत में कौन सा बना है, तो अभी प्रेजेंट में न्यूएस्ट स्टेट अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया था 2 जून सन 2014 में। इसके बाद आगे चलते हैं। राज्य जो अधिनियम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही राज्यों का निर्माण किया जाता है। और आर्टिकल 3 या आर्टिकल 3 अनुच्छेद 3 के तहत भारत में नवीन राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट रहेगा आपका आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 भारत में नवीन राज्यों की स्थापना के साथ साथ यदि अगर पुराना कोई राज्य है, पुराना राज्य की सीमा में परिवर्तन, सीमा मतलब बाउंड्री में परिवर्तन, इसके साथ अगर इसके नाम में परिवर्तन करना है या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो इसका प्रावधान किसमें दिया गया है? आर्टिकल 3 में दिया गया है। इसके तहत एक साधारण बहुमत के साथ एक विधेयक पारित किया जाता है, जो कि साधारण बहुमत के साथ होता है। इसके तहत आप नवीन राज्यों की स्थापना कर सकते हैं, नवीन राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, साथ साथ नवीन राज्यों के क्षेत्र में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई पुराना राज्य है, जैसे हम एग्जांपल लें आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बनाया गया है, तो उसकी जो सीमा थी, बाउंड्री थी, उसकी परिवर्तन किया गया था। तो ये भी आर्टिकल 3 के तहत इसके प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 3। अब आता है आपका आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के तहत आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के समस्त प्रावधानों को, जो कि नवीन राज्यों से संबंधित है, नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, जैसा हम पढ़ चुके हैं पहले, नवीन राज्यों के स्थापना और उनके स्थापना से संबंधित ये जितने भी प्रावधान है, जिसमें आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत लिया गया है,
आर्टिकल 4 में ऐसा बताया गया है कि अगर नवीन राज्य की स्थापना की जाती है तो इसे संविधान संशोधन के तहत नहीं लिया जाएगा। मतलब आर्टिकल 368 भाग 20, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित होता है, जिसमें आर्टिकल 368 आता है, ये इससे संबंधित नहीं होगा, इसका प्रावधान इसमें नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर नवीन राज्यों की स्थापना की जाती है तो नवीन राज्यों को संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा जाएगा। आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। यदि आप भारत में किसी भी प्रकार के नवीन राज्यों को जोड़ते हैं या फिर किसी पुराने राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो इन सीमाओं का परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन किसी भी तरीके से संविधान संशोधन के तहत नहीं लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं भाग 2। भाग 2 जैसा आपको पता है किससे संबंधित है? भाग 2 हमारा नागरिकता से संबंधित है। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यह है कि नागरिकता क्या होती है? नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी पार्ट 2 किससे संबंधित है ये? नागरिकता या सिटीजनशिप। नागरिकता या इसे क्या बोला जाएगा? सिटीजनशिप। कहां से कहां तक के प्रावधान है आर्टिकल के तहत? तो 5 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भाग 2 में रखा गया है। सबसे पहले ही बात कर लेते हैं हम नागरिकता। नागरिकता शब्द ही किससे मिलकर बना लगता है आपको? नागरिक। ये किससे मिला हुआ लगता है आपको? नागरिक या सिटीजन। तो नागरिक बेसिक क्या होते हैं? तो हम बात करें कि किसी राज्य या देश में रहने वाला वह व्यक्ति जो कि वहां के संविधान को पूर्ण आस्था के साथ पालन करता है, उसका पूर्ण आस्था के साथ उसे मानता है, वह क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। तभी वहां के संविधान के द्वारा उसे क्या दिया जाता है? फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं, पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। जैसे मत देने का अधिकार होता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके पास, ये पूरे उसी संविधान के तहत उसे मिलता है। वह क्या कहलाता है? उस देश का नागरिक कहलाता है। नागरिक भी बेसिकली, नागरिकता जो होती है आपकी 2 प्रकार की है। एक होती है आपकी एकल नागरिकता, जिसे आप जानते हैं सिंगल सिटीजनशिप के नाम से, और दूसरी होती है आपकी दोहरी नागरिकता, इसे क्या बोला जाता है? ड्यूअल सिटीजनशिप। एकल नागरिकता क्या होती है? तो पूरे देश की या संघ की जो नागरिकता होती है वह कहलाती है आपकी एकल नागरिकता। जैसे हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान भारत में लिया कहां से गया था? तो याद रखेंगे ब्रिटेन से लिया गया था। इसके साथ साथ अगर हम दोहरी नागरिकता की बात करें तो दोहरी नागरिकता क्या होती है? हमें पता है कि एक होता है आपका संघ या केंद्र और दूसरा क्या होता है? प्रांत या राज्य। दूसरा होता है प्रांत या राज्य। तो दोहरी नागरिकता में या ड्यूअल सिटीजनशिप में आपको सेंट्रल की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है और स्टेट की भी सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। ये होती है आपकी दोहरी नागरिकता। कुछ अन्य विदेश जो हैं फॉरेन, अन्य राज्य जो स्टेट की बात करें कंट्रीज की, उनमें दोहरी नागरिकता है। इसके साथ हम चलते हैं नागरिकता का पहला आर्टिकल 5। ये स्टार्ट होगा आर्टिकल 5 से। आर्टिकल 5 में सबसे पहले नागरिकता की परिभाषा के बारे में बताया है। नागरिक क्या होते हैं? नागरिकता क्या है? तो किसी देश के द्वारा नागरिकों को देने वाला वह अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स जो होते हैं, वह नागरिक अपने संविधान का पूर्ण आस्था के साथ पालन करता है, वह व्यक्ति वहां का नागरिक कहलाता है और उसी को देने वाले वह अधिकार उसकी नागरिकता के तहत आते हैं। हम इसके बाद अगला तीसरा पार्ट जो पढ़ने वाले हैं वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार में ही मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के मौलिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं हमारे संविधान के अनुसार। आर्टिकल 5 हमारा जो कि उससे रिलेटेड है नागरिकता से, तो इसमें पहला नागरिकता की परिभाषा दी गई है। नागरिकता को क्या होता है? नागरिकता या नागरिक, तो 5 में बताया गया है कि नागरिक वह होता है जिसे संविधान के तहत पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। जो संवैधानिक अधिकार होते हैं वह नागरिक को प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ इसके कुछ नियम रखे गए हैं या कुछ शर्तें हैं कि क्या होगा नागरिक। तो अगर शर्तों की बात करें हम
तो पहली शर्त यह है कि व्यक्ति जो है वो यहीं का जन्मा होना चाहिए, व्यक्ति का जन्म उसी देश में हुआ होना चाहिए। हम भारत की ही बात कर रहे हैं। सेकंड, व्यक्ति के माता पिता या उनके पूर्वज जो हैं उनमें से कोई एक भारत का नागरिक रहा होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि लगभग 5 से 7 वर्ष तक वह भारत का रहवासी रहा हो, तब उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। छठवां, आगे चलते हैं आर्टिकल 6, आर्टिकल 5 फिर आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के तहत भारत से पाकिस्तान एवं पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्तियों के संदर्भ में बात की गई है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हुए थे या भारत से पाकिस्तान गए हुए हैं, उन व्यक्तियों के बारे में जानकारी दी गई है इस आर्टिकल के तहत कि वह व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे या नहीं होंगे। इसकी एक कंडीशन थी, शर्त है कि 19 जुलाई, एक डेट रखी गई 19 जुलाई सन 1948। 19 जुलाई सन 1948 से पहले यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आकर भारत में बसता है तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। यह आर्टिकल 6 में कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आकर भारत में बसता है, कौन सी डेट पर? 19 जुलाई 1948। यही नियम लगातार भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के लिए। यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की तरफ जाता है और पाकिस्तान में रहता है 19 जुलाई 1948 के बाद और वहां का संविधान को एक्सेप्ट कर लेता है, वहां का नागरिकता का पंजीकरण अगर उसका पूर्ण हो जाता है तो वह कहां का नागरिक कहलाएगा? पाकिस्तान का नागरिक कहलाएगा। और यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है और भारत आकर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में रहना प्रारंभ करता है तो भारत सरकार के द्वारा पहली बात उसे संविधान को एक्सेप्ट करना होगा, दूसरा उसे नागरिकता का पंजीयन करवाना होगा। नागरिकता के पंजीयन के लिए शर्त रखी गई थी कि आपको कम से कम भारत में 6 माह तक रहवास करना होगा, 6 माह तक रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको भारत का पंजीकरण दिया जाएगा, नागरिकता का पंजीकरण दिया जाएगा। ये डेट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। इसी के तहत भारत में अनुमति पत्र प्रणाली प्रारंभ करी गई थी। इसी डेट से भारत में अनुमति पत्र प्रणाली भारत में प्रारंभ की गई। क्या थी अनुमति पत्र प्रणाली? क्या है आखिर ये अनुमति पत्र प्रणाली? इसके तहत अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है या कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान आना चाहता है तो एक डेट निर्धारित करी गई थी, तिथि। जो तिथि क्या थी आपकी? 19 जुलाई सन 1948। इसके तहत आप भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं या पाकिस्तान से भारत आके रह सकते हैं, तब आपको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 ये भी नागरिकता से संबंधित है। पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत की तरफ आता है और भारत में रहता है और यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान की तरफ जाता है या वहां पर रहता है तो उसकी सिटीजनशिप उसको प्रदान की जाएगी। पहली जो आर्टिकल 6 में बताया गया है उसके तहत आप भारत की नागरिकता दी जाएगी आपको, इसके तहत आपको भारत की नागरिकता प्रदान होगी। और आर्टिकल 7 के तहत आपको पाकिस्तान की नागरिकता प्रदान की जाएगी या पाकिस्तान की नागरिकता दी जाएगी, तब आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा या भारत की नागरिकता से हटा दिया जाएगा। आपके पास भारत की नागरिकता पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 7 के तहत बताया गया है। आर्टिकल 8 हम बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। तो अनुच्छेद 8 के तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता है और अगर वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस किस तरीके से भारत की नागरिकता ले सकता है। तो इसके लिए आपको एक नियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, हम पहले पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1935। यदि कोई व्यक्ति या उसके पूर्वज में माता पिता, दादा दादी या फिर माता पक्ष से नाना या नानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत रहवासी रहे हों या उनकी जो परिभाषित करे गए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में वह रहवासी रहे हों, तब उस व्यक्ति को यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 8 के तहत
जो भारत के नागरिक हैं उनको कई वर्गों में बांटा गया था, नागरिकता को कई वर्गों में बांटा गया है। सिटीजनशिप, जैसे कि आपने सुना होगा NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, नॉन रेसिडेंट इंडियन। यदि कोई व्यक्ति भारत से विदेश जाता है, किस उद्देश्य से? पढ़ाई के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से, या फिर नौकरी के उद्देश्य से। किस उद्देश्य से जाता है विदेश? या तो वह पढ़ाई के उद्देश्य से, नौकरी के उद्देश्य से, या फिर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत से बाहर जाता है। और भारत से बाहर लगभग 182 दिन से ज्यादा अगर वह भारत से बाहर रहता है तो उसे भारत का NRI घोषित किया जाएगा। इसके पास भारत की नागरिकता तो होती है, इसके पास भारत की नागरिकता भी होती है और भारत की नागरिकता के साथ साथ इसे वोट देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। 182 दिन से ज्यादा ही इसे भारत से बाहर रहने के साथ साथ इसे NRI का दर्जा दिया जाता है। ये भारत के नागरिक होते हैं, साथ साथ इन्हें भारत में वोट देने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। एक होते हैं आपके OCI, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या फिर उसके परिवार वाले जो कोई भी हैं वो भारत का नागरिक पहले रहे हों, वह कहलाते हैं आपके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वे व्यक्ति जो होते हैं इन्हें बिना वीजा के भारत में भ्रमण करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। NRI जो होते हैं इनके पास भारत का वीजा होता है, इन्हें भारत का वीजा प्रमाणित किया जाता है। इसके साथ होते हैं आपके PIO, PIO पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन, या भारत के मूल निवासी। वह व्यक्ति जिनके पूर्वज भारत में पुराने समय से भारत में रहे हों और यह अब उन्होंने देश छोड़ दिया है, तो अब वह भारत की सिटीजन्स तो नहीं रहेंगे, भारत के नागरिक नहीं माने जाते हैं, लेकिन वह मूल रूप से अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इनके लिए प्रावधान है कि ये भारत में लगभग 5 से 7 वर्षों का, भारत में लगभग 5 से 7 वर्षों का प्रमाण दें कि वे भारत में रहे हैं और उनके पूर्वज भारत में रहे थे। तब इन्हें भारत में 6 महीने तक रुकने के साथ साथ एक पंजीकरण कराना होगा। जो पंजीकरण किस तरीके का होगा? नागरिकता पंजीकरण होगा, जो भारत के संविधान के अनुसार इसका प्रावधान है। तब इसे भारत में रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955, इसी के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई है। याद रखिएगा कौन सा अधिनियम है आपका? नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट। सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 में भारत में आया था सबसे पहली बार, और इसी के तहत भारत में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को नागरिकता प्रदान की गई है। इसमें लगभग अभी तक 8 बार संशोधन किया जा चुका है। कब 8 बार संशोधन हुआ? कब हुआ है? 57 में हुआ था, 1960 में हुआ है, 1986 में हुआ था, फिर इसके बाद इसी के तहत 1992 में हुआ है। 1992 से याद रखिएगा, इसी के तहत इस संशोधन में माता पक्ष से या माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को नागरिकता प्रदान की जाती है। नागरिकता प्रदान की जाती है। इसके बाद आगे 2003 में हुआ है, इसके बाद हुआ था 2005 में, 2015 और लास्ट हुआ है आपका 2019 में। इसके तहत PIO को एक कार्ड प्रदान किया गया था 19 वाले संशोधन के तहत कि इस कार्ड के तहत वह कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, जा सकते हैं, या उनके कुछ विशेष अधिकार उन्हें प्रदान किए गए थे। नागरिकता अधिनियम में लगभग 8 बार अभी तक संशोधन किए जा चुके हैं। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, हम संशोधन जब पढ़ेंगे, संविधान संशोधन, इसके तहत हम इसके बारे में बहुत गहन चर्चा करेंगे आगे। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 या अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 के तहत किस तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति नागरिकता को त्यागना चाहता है स्वेच्छा के साथ, तब भारत की नागरिकता को त्याग सकता है, लेकिन अब उसके बाद वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति भारत में अपनी नागरिकता लेना चाहता है तो वह भारत की नागरिकता भी ले सकता है। और
यदि किसी व्यक्ति को अन्य देश की नागरिकता अपनानी है और भारत की नागरिकता भी रखनी है तो ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। यही सभी बातें कही गई हैं आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10, अगला है आपका आर्टिकल 10, लिखते चलिएगा आप साथ में। आर्टिकल 10, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को नागरिकता के जो अधिकार हैं उनके बारे में संविधान के तहत बताया गया है। संसद किसी भी तरीके से भारत के नागरिक की नागरिकता नहीं ले सकती है या अन्य तरीके से नहीं ले सकती। आर्टिकल 10 ये कहता है, या आर्टिकल 10 में ऐसा बताया गया है कि किस तरीके के नागरिकता के अधिकार भारत में लोगों को दिए गए हैं, क्या क्या उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उनके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं। इनके बारे में आगे जब फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 11 या अनुच्छेद 11, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। आर्टिकल 11, संविधान की संसद के तहत संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता के कानून में बदलाव कर सकती है, और संसद को यह अधिकार है और संसद के अलावा किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी व्यक्ति की वो नागरिकता को छीन ले। संसद की विधि के द्वारा, इसमें बताया गया है कि संसद विधि के द्वारा नागरिकता कानून में बदलाव किए जा सकते हैं। संसद की विधि के अलावा किसी और प्रक्रिया से किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये चीज याद रखिएगा। संसद की विधि के अलावा किसी और तरीके से किसी व्यक्ति की नागरिकता को किसी भी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये कहा गया था आपके आर्टिकल 11 में, ऐसा इसका प्रावधान किया गया है। अगला पार्ट जो रहेगा आपका वह है पार्ट 3 और लगभग ये किससे संबंधित है? टाइटल है इसका मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 12 से लेकर 35 तक इसमें आर्टिकल रखे गए हैं। इनके तहत हमको मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना होता है। जो भारत हमारे एग्जाम्स में लगभग आर्टिकल 3 से ही बहुत सारे क्वेश्चन, भाग 3 या पार्ट 3 से ही लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए हमको इसको केयरफुली होकर अच्छे से पढ़ना है, और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर भाग 3 से ही लगभग हर क्वेश्चंस को उठाएगा। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक हमको बहुत सारे आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करना है। कितने मौलिक अधिकार होते हैं, किसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया था, क्या है वह सब, इनके बारे में हमको चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना काफी है। अगली क्लास जो रहेगी हमारी वो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित रहेगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।